हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको सही खबरें और सही पर्सपेक्टिव से कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा करके पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ आपको वेस्टर्न मीडिया या गोदी मीडिया नहीं दे पाता है। तकरीबन एक महीना सीरिया में बशार अल असद की सरकार को गिरे हुए और नए जो डिस्पेंसेशन उसे कहा जाए, या अभी पूरे मुल्क पे उनका कब्जा भी है या नहीं, अभी उसका भी यकीन नहीं है। लेकिन जो कुछ दमिश्क में हो रहा है वो ये कि यूरोपियन मुल्कों के लोग, अरब मुल्कों के लोग, अमेरिका, इनके नुमाइंदे आकर के मिले हैं और मिल करके कोई तैयारी है कि किस तरह से इसको सरकार को चलाया जाए। लेकिन इस बीच में रेजिस्टेंस भी शुरू हो गया है। अभी लताकिया से एक मैं खबर देख रहा था, रेजिस्टेंस के किसी टेलीग्राम चैनल पर, कि कुछ एसटीएस के लोगों को मारा है कुछ रेजिस्टेंस के लोगों ने। और रेजिस्टेंस क्या है? ये रेजिस्टेंस और उसमें बड़ा फर्क है। एक रेजिस्टेंस जिसकी खबरें हम अब तक देते रहे, वो प्रो पैलेस्टाइन एंटी इजराइल जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब सीरिया में बशार अल असद के या तो चाहने वाले, या ये कहिए गैर मुल्की, जो एक तरह से ये कोalition जो आतंकवादियों का कोalition एक तरह से जो आया है अमेरिका, इजराइल, तुर्की, अरब मुल्कों की सरपरस्ती में, उनके खिलाफ एक ताकत खड़ी होना शुरू हुई है। वो रेजिस्टेंस में सीरियन रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो वहां भी कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है। उधर जंगबंदी जो लेबनान और इजराइल के बीच में है, वो 26 जनवरी तक है। उसके बाद दोनों तरफ से धमकियां हैं कि अगर साउथ लेबनान से वो इजराइल वापस नहीं गया तो हिजबुल्लाह कहता है हम हमले शुरू कर देंगे। और उधर से फिर इल्जाम आया है कि हिजबुल्लाह के लोगों ने खाली ना किया तो बहरहाल हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ होगा? डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने वाली है। वो सरकार जंगें बंद कराएगी या जंगें बढ़ाएगी? कुछ लोगों का अंदाज है कि हो सकता है ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। लेकिन सब कुछ समझने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब हैं, जिन्होंने इस पूरे इलाके को खुद देखा भी है और कई जंगें कवर की हैं। काफी लंबा तजर्बा है। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। सीरिया में क्या कुछ देख रहे हैं? सीरिया चूंकि एक बिल्कुल नई सिचुएशन में है, जहां तकरीबन 400 किलोमीटर नई जमीन इजराइल ने अपने कब्जे में ले ली है। अमेरिका अपना कब्जा जारी रखे हुए, बल्कि उसने फौजें बढ़ाई हैं और वो कुछ मुखालिफ ठिकानों पर हमले भी कर रहे हैं। तुर्की और अमेरिका कुर्दों वाले मामले में डिवाइडेड लगते हैं, लेकिन बशार अल असद के खिलाफ एक साथ थे। तो ये नया सिनेरियो, इसे कैसे देख रहे हैं? पहले जो हमको नया साल तो वेस्ट एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए बहुत खराब शुरू हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आता साल कैसे गुजरेगा, जिसमें एक डेवलपमेंट है और जब वापस आएंगे वो तो ढोल लेंगे इस महीने के अंत में 20 तारीख को। उसके बाद क्या माहौल रहेगा? तो अभी पिछली सरकार का जो अंत का है, उसमें अमेरिका किस तरीके से एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को मुसीबत में डालने के लिए, या उसके साथ साठगांठ में कि आप तो जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं वो करके जाइए ताकि आने वाली सरकार के लिए अच्छा हो। क्योंकि ओवरऑल बाइलैटरल जो अमेरिका में है, उसमें जब खास बात आ जाती है तो अमेरिकन इंटरेस्ट हावी हो जाता है और पार्टी का डिफरेंस इस तरीके से जीरो हो जाता है। ये इस बात को हमको बोलना नहीं चाहिए कि अगले 15 दिन में जो भी बाइडन करेंगे, वो बाइडन अपने आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे होंगे। उसमें अमेरिका का बाइलैटरलिज्म और डोनाल्ड ट्रंप का जो इब्तिदाई एक्शंस हैं, उसका मेल जोड़ रहेगा। इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। दूसरी बात है, जिस तरीके से सीरिया डिसइंटीग्रेट तो नहीं हो रहा है, मगर कुछ इंटरनल प्रेशर्स ज्यादा हावी हो रहे हैं। उसके अंदर कुर्द का और जो दूसरी एथनिक माइनॉरिटीज हैं, उनके ऊपर हावी होना, उनके ऊपर कंट्रोल करना
जैसे आपने अपने अभी इसमें बताया तुर्की का क्या रोल है। तुर्की का बेसिक इंटरेस्ट है अपने इलाके में और सीरिया के इलाके में, और बाकी जो लोकल कंट्रीज है उसमें जो कुर्द है उनको आपस में किस तरीके से रब्ता ना होने दिया जाए। उनको ऐसे जब मौके आते हैं यहाँ पे लोकल सरकार कमजोर हो गई या गायब भी हो गई जैसे जब लोग, ऐसे मौके को किस तरीके से अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करना है, और कुर्दों को जिनसे तुर्की को हमेशा खतरा बना रहता है किस तरीके से कंट्रोल करना है। ये एक बात, हालांकि इसका गाजा से, लेबनान से कोई लेना देना नहीं है, मगर ओवरऑल जो मैट्रिक्स है इस इलाके की उसमें एक बहुत बड़ा मैटर है। तीसरा, इसी सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका, जैसे मैंने कहा, अपनी दाल गला रहा है किस तरीके से कराया जाए। और जो उसके रिसेंट अटैक हुए हैं, अगर आप इलाके से जो खबरें आ रही थी कोई खास जरूरत नहीं थी इसके एग्रेशन की अमेरिका को, मगर उसने किया, अटैक किए, और बाइडेन कह रहे हैं कि जरूरत पड़े तो और भी अटैक करेंगे। ये जिस तरीके से रहेगा देखना है। सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, जो सरकार आई है वो बड़े जोर शोर से अपना इंटरनेशनल वजूहत बढ़ा रही है, कह सकते हैं लेजिटिमेसी कर रही है। हर जगह भी जहाँ पे उसके मंत्री जा सकते हैं, और अब उसके मंत्रियों को ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। उनको बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन मिनिस्टर माना गया है, बाकी लोगों को जो उनके रैंक्स हैं वो दिए गए हैं। तो एक तरीके से रेजिम जो चेंज है ये वेस्ट ने तो टोटली कबूल कर लिया, कोई चारा भी नहीं उनके सामने। मगर इस जिस रैपिड तरीके से, जिस जोर से और जिस जल्दी से एक्सेप्ट किया गया है, उससे रेट्रोस्पेक्ट में ये तो बात साफ है कि रेजिम चेंज अमेरिका के, इजराइल के, यूरोप के बिना सपोर्ट के नहीं हो पाता। इस बात को हमको मान के चलना चाहिए। तो अगर उनके सपोर्ट से हुआ है तो ये जो करंट रेजिम है ये कुछ दिन चलेगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर कुछ दिन चलेगी तो इसका क्या एटीट्यूड रहेगा इजराइल के अंदर। इजराइल के अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सरकार ने नॉर्दर्न एरियाज में जो सेटलमेंट्स थी उसमें से जो लोग भागे थे उनको लालच देकर वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि उसको जो भी उसके पास कैप्चर्ड एरियाज है, यहाँ पे सेटलमेंट है, उसको खाली दिखाना नहीं मांगता। उसको अपने सिक्योरिटी के लिए भी और पॉलिटिकल उसके लिए भी वहाँ पे पूरे जो लोग उससे बढ़ के रखे हुए हैं, तो उसने जो वहाँ की पॉपुलेशन चेंज कर दी है, उसको जैसे जिस अब करंट फेज में जो पिछले अक्टूबर 6 के बॉम्बिंग के बाद हुआ था, उसके बाद जो लोग थोड़ा सा इधर उधर भागे थे उनको वापस लाके ये बताना मांगता है कि नॉर्मलसी आ गई है, उसका ऑक्यूपेशन, उसका डेमोग्राफिक जो चेंज उसने किया था वो बरकरार है। ये उसको अपना दिखाने की जरूरत है। इस दौरान गाजा में उसकी बमबारी ज्यादा जाहिर है हो ही रही है, जाहिर है अस्पतालों में अटैक कर रहा है, जाहिर है कि इंटरनेशनल ओपिनियन, यूनाइटेड नेशंस का, WHO का, रेड क्रॉस का, उसको टोटली उसे नजरअंदाज कर दिया है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि सिविलियन बच्चे अस्पताल में आते, वो कह रहे हैं कि ये तो होना है तो होना है। इसको ट्रेजेडी जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है। अब इसके अंदर कोई बाकी देश, हिंदुस्तान ने कोई अभी तक आश्वासन नहीं किया है कि हम अपनी माली जो इमदाद है जो इजराइल को दे रहे हैं उसको कोई कमी होगी। उनसे उल्टे ही जो यहाँ से फॉरेन ऑफिस के आ रहे हैं, यहाँ पे इनके अपने जो डिफेंस है उसमें जो इजराइल का भाग है वो बढ़ा ही रहे, कम नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बात है, इससे इंडिकेशन मिलता है कि इस हवा किस तरह बह रही है। अभी आपने जिक्र किया दोबारा
तीनों एक्सेस आपने समझाने की कोशिश की, और बड़ा कंफ्यूजन है जो इंटरनेशनल भाषा में इस्तेमाल हो रही है, कौन सी एक्सेस का क्या मतलब है। ये तो आप जो वहाँ के तजुर्बेकार जर्नलिस्ट है उनको भी समझाना पड़ रहा है, और हमारा जिनका तजुर्बा आपसे एक जनरेशन पहले का था कह सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए तो जो मेन एक्सिस है जिसको मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ और जिस पर मेरी पूरी नजर है, वो एक्सिस है जिसमें ईरान अपने हक को भी और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन हक्स को भी डिफेंड करने के लिए जो कर रहा है। इसमें हमास भी आता है, इसमें लेबनान भी आता है, इसमें रशिया भी आता है, और एक्सटेंशन से चाइना भी आता है। और इस एक्सिस की ताकत को हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये रहेगी, हालांकि इसने पिछले एक साल में गाजा में कुछ कर नहीं पाई, और करती तो बड़ा बात फैल जाती। तो गाजा तो हमास के भरोसे ही छूट गया इंटरनेशनल, एक तरीके से कह सकते हैं। अभी 1 साल 4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। जी, तो बहरहाल इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को इजरायली मीडिया एक्सिस ऑफ इविल कह देता है, उसको वो दूसरे तरीके से कहता है। खैर, अब हम जाना चाहते हैं, देखिए ये बात सही है अपनी जगह कि सीरिया की हुकूमत बदलने के बाद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक तरह से झटका लगा है, लेकिन गाजा में खुद गाजा से हमले इजराइल के खिलाफ बाकायदा रॉकेट्स के हमले फिर से तेज हुए। उधर हूथी अंसारुल्लाह की तरफ से लगातार हाइपरसोनिक, यानी एक खबर में मैं देख रहा था कि यमन ने इजरायलियों को कह दिया कि आपका सोना मना है, आप रोज रात में सो नहीं सकते, यानी हर आधी रात को वो हमला करते हैं और ये आधी रात को भागने पर मजबूर हो जाते हैं जान बचाने के लिए। तो ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ये वाला हिस्सा है जो हूथी अंसारुल्लाह प्ले कर रहा है, इससे आपको कितनी उम्मीद है, क्या कुछ है, क्या लगता है आगे आने वाले वक्त में? इनकी ताकत सी रूट्स के ऊपर है। ये इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। और इनका जो हवा है ये वेस्टर्न पावर्स को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जहाज आते जाते रहते हैं। अमेरिका का बेड़ा भी इनके रॉकेट्स के पार नहीं है, अमेरिका का जंगी बेड़ा, और उसकी वजह से जंगी बेड़ा भी ध्यान रखता है और आग फैल भी सकती है, भी हमको देखना है। अगर जंगी बेड़ा को ज्यादा एंगेज करते हैं रॉकेट तो बड़ा वहां पे बड़ा पड़ जाएगी अमेरिका से। जो मगर ये लोकलाइज्ड है, ये एक रीजन तक आपने कहा, ठीक कहा कि हाइपर सोनिक वाले रॉकेट हमला कर रहे हैं, और हाइपरसोनिक बहुत कम देशों के पास है। हिंदुस्तान के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास, अमेरिका के पास है, और हिंदुस्तान और यूरोप के पास है। हालांकि थर्ड वर्ल्ड में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है नहीं, और हाइपरसोनिक अगर उधार भी लेते हैं उनको मेंटेन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो 1 रॉकेट, 4 रॉकेट, 10 रॉकेट ये लिए बहुत महंगे हैं, तो ऑलमोस्ट 10 मिलियन या कुछ डॉलर का एक आता है। तो ये हाइपर सोनिक के पास जो रॉकेटरी है वो तो जैसे मैंने कहा, जो समुद्र के ऊपर बेड़े हैं, फेज के बेड़े हैं, उनको तो करती है। मगर आपने ठीक किया, रशिया इजराइल को रात को सोने नहीं देगी। मगर हमास में गाजा की तरह निकट नहीं है। गाजा की तरफ गाजा ने सब अटैक किया था 6 अक्टूबर का, क्या लेबनान से ऐसा हो पाएगा? क्या हूथी कर पाएंगे? क्या और लोग कर पाएंगे? आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगले दिनों में देखते हैं कैसा होता है, किस तरीके से पीस टॉक चल रही है या नहीं चल रही है, रोज कर हो रही है। अभी तो बड़ा एक मॉर्बिड बात आ गई है कि कितने लोग हैं वो तो पता है, उसमें से कितने जिंदा हैं कितने मुर्दा हैं ये नहीं पता है। हमास को भी टाइम मांगा उन्होंने कि हमको ये गिनने में कि कितने जिंदा है कितने मुर्दा है, टाइम चाहिए। तो ये भी एक कल की खबर थी। तो ये इस तरीके से
पीस टॉक्स को, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स को, ये टाइम फ्रेम क्या रहेगा आज की तारीख में कहना मुश्किल है। अच्छा, एक चीज जरा समझना चाहता हूं मैं, आपने चूंकि जंगें कवर की हैं, सीज फायर की जब बातचीत होती है, जब सीज फायर किया जाता है, तो क्या इसका मतलब जो नैरेटिव इससे बन के निकलता है, सीज फायर के अलावा जो अपने आप को बड़ा ताकतवर दुश्मन समझ रहा था, वो उसके बस की बात नहीं है जंग लड़ना, इसके मानी ये होते हैं क्या, या इसके कोई और मानी होते हैं? चूंकि हिजबुल्लाह की तरफ से जो एक बात बार बार कही जा रही है कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल सीज फायर के लिए मजबूर हुआ, जबकि वो 1 महीने से ज्यादा कोशिश कर चुका और एक गांव भी कब्जा नहीं कर सका। तो यानी वो एक तरह से रेजिस्टेंस की जीत थी। अब हमास के साथ भी बातचीत चल रही है और 34 कैदियों की लिस्ट एक सामने आई है अरब मीडिया में कि उनको वो छोड़ने के लिए तैयार हुए। तो ये जो सीज फायर की बातचीत इजराइल कर रहा है, ये इसमें इसे अपहरण माना जाए या इजराइल की मजबूरी माना जाए? सीज फायर सर 2 किस्म की होती है, एक होती है यूनिलैटरल सीज फायर, एक होती है नेगोशिएटेड सीज फायर। यूनिलैटरल सीज फायर जो लड़ाई जीत गया वो करता है कि अब मेरे पास कोई टारगेट ही नहीं है, कोई और पाना ही नहीं है, अब लड़ने से क्या फायदा है, वो यूनिलैटरल सीज फायर है। नेगोशिएटेड सीज फायर में है दोनों की गरज है, या तो अपनी ताकत को दोबारा बढ़ाने के लिए, या वाकई शांति करना मांग सकते हैं, या प्रिजनर एक्सचेंज के लिए, या ब्रीदिंग टाइम चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने अपने देशों में चाहिए, उनकी वजह से करता है। उसका बिजनेस, उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है जो निगोशिएट के जो टाइम मिलेगा पीस के लिए, उस टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर इजराइल जीत गया होता गाजा में भी, तो यूनाइटेड स्टेट्स फायर कर देता। अभी भी हर रोज 4-5-6 बम मार रहा है और 40-50 लोगों को हर रोज मार रहा है, जिसमें से 5 से बच्चे होते हैं, एक तो हॉस्पिटल अटैक करता है। तो ये तो किसी जीतने वाले देश के लक्षण नहीं है। उससे इजराइल ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया कि वो जंग जीत चुका है, और इस वास्ते सीज फायर करना मांगता है। नेगोशिएटेड सीज फायर का मतलब है कभी भी वो फंसा हुआ है और छुटकारा लेने के लिए क्या हो सकता है, जिससे उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स ठीक हो पाए, जिससे उसका मिलिट्री स्ट्रेटजीज और कैसा पूरी हो पाए। अभी जाते जाते भी बाइडेन ने फिर 2.5 मिलियन का पैसा दे दिया। लोड नहीं है, दाल है, हथियारों में जाएगा, कैश नहीं जाएगा, हथियारों में जाएगा। अमेरिका से फायदा होता है, मगर उसको तो हथियार मिल ही जाएंगे ना, असला मिल जाएगा। तो ये टाइम क्यों मांग रहा है इजराइल, इसको भी अब देखने की बात है। एक बात तो साफ है, इंटरनल आपने आज जिक्र नहीं किया, मगर आप अक्सर जिक्र करते हैं जीतने के बाद या ऑयल की गेम्स करने के बाद गाजा को 3/4 बिल्कुल जमीन में मिटाने के बाद की इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स ठीक नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक सख्त राज हो रहा है उनका। डिफेंस मिनिस्टर रिजाइन किया, अब टोटली रिजाइन कर दिया। वो भी पॉलिटिकल आदमी है, कुछ वजह से उसका भी कुछ सपोर्ट बेस है, बाकी लोगों का भी सपोर्ट बेस है। इस तरीके से नेतन्याहू अपने आप को स्टेबलाइज कर पाते हैं, और जो मेरा ख्याल है कि नहीं कर पा रहे तो देख रहे। दूसरी बात है कि अभी जब बाइडेन पैसा देते हैं 2.5 बिलियन, तो इसका अर्थ साफ है कि इजराइल के पास असला कम हो रहा है। ये तो क्यों देंगे वो? तो असला कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? 2.5 बिलियन का तो हो ही रहा है कम। उसके अलावा और कितना कम हो रहा है, कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, ये देखने की बात है। तो इस वो यूनिलैटरल सीज़फायर नहीं है, ये नेगोशिएटेड सीज़फायर होगी। सीज़फायर में जिनेवा कन्वेंशन चलेगा। इजराइल उन खराब देशों में है दुनिया में इसको जिनेवा कन्वेंशन या कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की कतई परवाह नहीं है। उसका यही कहना है कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा है, अब हमारी बारी है, जो करेगा।
अब हमारी बारी, यही तो देखिए, यही एक बुनियादी बात अक्सर जो ईरान वगैरह कहते हैं वो ये कि अगर ये मान भी लिया जाए कि हिटलर ने यहूदियों को मारा था, तो वो गुनाह वहां हुआ था, वहीं कहीं उसका भरपाई होनी चाहिए थी। ये फिलिस्तीनियों के जमीन पे कब्जा करके क्यों बनाया था? अच्छा, अभी एक बहुत ही अजीब सी सिनेरियो है कि इस 14-15 महीने की जंग के दौरान नॉर्थ इजराइल का काफी इलाका खाली हुआ, जो हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हमले हो रहे थे। दूसरे, गाजा के आसपास से बहुत सी बस्तियां खाली हुई, जो रिपोर्टें आती रही इजरायली मीडिया में भी कि 30 से 40% का एरिया जो है वो खाली करके लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है। अब इस सीरिया को एक तरह से हुकूमत गिराने के बाद तकरीबन 400 किलोमीटर और जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, जहां से वो दमिश्क पर भी नजर रख सकते हैं और लेबनान पर भी नजर रख सकते हैं। तो क्या ये ग्रेटर इजराइल की तरफ जा रहे हैं या जान बचाने की एक कोशिश है? नहीं, कुछ वो एरिया मांगते, कोई भी देश अपने बॉर्डर में एक जोन मांगता है जहाँ पे उसका एनिमी ना आ पाए, हथियार ना बना पाए, लोगों को निकाल रखी जाए, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, जिसको वो न्यूट्रलाइज कर पाए मिलिट्री प्रेजेंस से। क्या उसके ऊपर बात के नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में ऑफिशियली एक नो वॉर जोन है, बाकी देशों के बीच में भी जहाँ पे लड़ाई होती रहती है एक जोन आ जाती है। यहाँ पे अब क्या दूर की बात है, इंडिया चाइना, वहां पे भी एक लंबा चौड़ा इलाका है, यहाँ पे दोनों का राज नहीं है, एक का कानूनी राज नहीं है और एक में हत्या हुआ है। तो ये तो इंटरनेशनल कैसेस में देखा जा चुका है। इसके अंदर तो क्या करता है, सिविलियंस को हटाता है, अपने मिलिट्री पोस्ट लगाता है, अपनी फौजों का जो रिजर्व्स है उनको लाता है, ट्रेंचेस बनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है। क्या ये अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी बात हुई है, मगर आपको कहना चाहिए कि वो एक बफर जोन बनाने की तो कोशिश बाकायदा है। और एक बफर जोन तो उसके जो चमचे देश है वो वैसे बना कर रखे हुए, जॉर्डन को भी आप बफर जोन कह सकते हैं, बहुत बड़ी बफर। ये असल में बफर जोन बड़ा शराफत वाला लफ्ज है, कब्जा क्यों नहीं कहा जाए इसको? 400 कब्जा है बफर जोन से मैं समझा रहा था, मैं कोशिश करता समझाने की। बफर जोन का क्या मतलब है, जो ज्यादा ताकतवर देश है वो उस पर कब्जा करता है, जो कम ताकतवर है वो ये कहता है कि इसकी वजह से हर रोज अटैक नहीं होगा। ऐसा सीरिया ऐसा मुल्क है जहां तुर्की ने भी 30 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बना रखा है। सारे मुल्क अपने अपने बफर जोन इसी सीरिया के अंदर बनाना चाहते हैं। अमेरिका ने बाकायदा तेल का और अनाज का एरिया सारा कब्जा किया हुआ, वो चोरी कर रहा है मुसलसल। तो सीरिया बचा क्या? देखो, एक बड़ा सवाल है कि ये 3-4 मुल्कों में ऑलरेडी बट चुका, तो अभी आपको क्या लगता है, फ्यूचर क्या लगता है सीरिया? देखिए, रेजिम चेंज इतने साफ हुआ, इतने हुआ, ओवरनाइट हो गया, 10 मिनट, 10 मिनट हुए, जो फौजें रिवर्स की आई और अंदर आती चली गई थी प्रेसिडेंशियल पैलेस में, उसके 5 मिनट पहले प्रेसिडेंट को रशिया ने बचा लिया, मतलब वहीं खत्म हो जाता। तो उसके पहले भी सीरिया में सबों की आंखें हैं, एक हिस्टोरिक है, कोई आज की बात नहीं। सीरिया और मेसोपोटामिया, शाम दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। इसके सामने अगर आप हिस्ट्री दोबारा पढ़े और थियोलॉजी भी पढ़े, तो इसके सामने तो चीन भी जवान देश लगता है, पूरा देश नहीं लगता। चीन जो 5000 साल चलता है, यहाँ पे पुराने कहाँ तक जाता है, तो लिखाई पढ़ाई सब कुछ यही से शुरू हुई है। तो सीरिया का ये जो हाल हो रहा है, ये सिविलाइजेशन का खत्म किया जा रहा है, पूरी बात है। सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ भी है इसमें, जब उसको देखना है कि ये आर्टिफिशियल एक तरीके का देश नहीं है। लिवांत में हम लोग लेबनान की बात करते हैं, लेबनान पहले भी था इसी तरीके से, मुझे उसका इलाका था, बहुत एकदम सेट करता था, उसके साथ एक दूसरे साथ मिलता था, कोई क्लेश नहीं था उसमें। अभी सीरिया को देख के तो दुख होता ही है,
गोलान हाइट इसका एक अकेला बॉर्डर कभी हुआ करता था आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले। यहाँ पे इजराइल अपनी किनारबंदी करता था, ऊपर से गोलान हाइट से ऊपर से नीचे बम मारता था और नीचे सीरिया तो चांद जाता था। तो वो अब वो उस जमाने का जो बैलेंस था, पावर बैलेंस, मिलिट्री बैलेंस था, वो तो सत्यानाश हो गया। उसमें इराक की जो वॉर थी उसका भी बड़ा हाथ था, जिसके आपने हिंदुस्तान के लिए अच्छा कवरेज किया, उसका भी बड़ा हाथ रहा कि वहां पर जॉर्ज बुश को इसमें माफ नहीं किया जाएगा। उनका एक तरीके से वसीयत में जो आज की तबाही है ये शामिल है। ये जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, इनको तो इसका जब इसकी डेविल्स लिस्ट बनेगी, इसकी गिल्टी ऑफ मिडिल ईस्ट, उसमें उनका नाम अव्वल दूसरे दर्जे पे रहेगा। आपने जॉर्ज बुश का जिक्र किया और बताया कि उनका गुनाह माफ नहीं होगा। एक इराकी जर्नलिस्ट ने बाकायदा जूनियर जॉर्ज बुश को जूता मार करके जो एक बदला लेने की कोशिश की थी, वो एक वाकया बहरहाल उस इलाके का गुस्सा अमेरिका के खिलाफ एक तरह से एक्सप्रेस करने का उसका तरीका था। वो मुंतजर जैदी नाम था, वो इंडिया भी आया था एक मौके पर, एक प्ले हुआ था यहाँ पर जी उसमें। तो खैर अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सीरिया की जो भी कुछ सरकार, जैसी इसे सरकार कहा जाए या ना कहा जाए, ये अपने आप में एक बात है। आपने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने तो उसे बाकायदा लेजिटिमेसी दे दी। वहां फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं मुल्कों के, इनका फॉरेन मिनिस्टर दूसरे मुल्कों में जा रहा है, लेकिन किसी भी कब्जे के खिलाफ, किसी भी हमले के खिलाफ इजराइल ने 2 दिन के अंदर पूरी फौजी ताकत को खत्म कर दिया सीरिया की। उसके खिलाफ एक लफ्ज कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसी सरकार को, किसी मुल्क की हमदर्द सरकार या प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी सरकार की होती है अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने की, वो तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रही। तो इसे सरकार लेजिटिमेट मानने का क्या मतलब, क्या वजह है कि लेजिटिमेट माना जाए उसे, जो अपनी भी जमीन नहीं बचा पा रही? ये तो अभी जो इंचार्ज है, जो कल का टेररिस्ट थे, उनको सोचना है कि भाई हमको सुपरफिशियली तो मान रहे हैं मगर मदद नहीं कर रहे हैं, टर्की को डांट नहीं रहे हैं, इजराइल से जमीन खाली नहीं करा रहे हैं, अमेरिका से जमीन नहीं खाली करा रहे हैं, तो क्या हमारा वजूद है? कल हमारी भी रेजिम चेंज हो सकती है, क्योंकि अभी इसमें बात साफ नहीं है, क्योंकि अभी भी ओपन फ्लूइडिटी है। अगर अमेरिका सोचता है कि रेजिम काबिल नहीं है सपोर्ट के, तो कल क्या करेगा वो? ये मेरे बस की या इंडियन फॉरेन ऑफिस के बस की तो फोरसाइट नहीं है कि बता पाए क्या हो रहा है। तो इसको अगर एकदम यूनिलैटरल हो जाता तो पड़ोसी देश भी और दूसरे देश भी एकदम कबूल करते, अनाउंस करते, वो तो अभी वो नहीं है। और जो आपने बहुत मुद्दे की बात की है, इजराइल छोटा होता जा रहा है ज्योग्राफी में, इसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा है। ये तो मैंने कहा एक बड़ा सिविलाइजेशन इशू है, इसमें एनालिसिस के अलावा थोड़ा बोलने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अजीब सी हालत है। देखिए, एक तरीका होता रहा है अमेरिका का, बाय द अपोजिशन, दूसरी सरकारों को अपने जाल में फंसाओ, और जहां कहीं सरकार जाल में ना फंसे तो वहां रजीम चेंज करने के लिए या तो आतंकी भेज दो या फौज भेज दो। तो सीरिया में ये दोनों तरीके ऑलमोस्ट इस्तेमाल हो चुके, और अब वो बिल्कुल उन्हीं की जरूरत के हिसाब से एक तरह से उनकी हुकूमत बन गई, उन्हीं की जो मुखालिफ थे। तो ये मुखालिफों के हाथ में पूरी हुकूमत एक तरह से चली गई। तो सीरिया को तो बचाने का तो कोई रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आता, कहीं कोई हमदर्दी नजर नहीं आ रही पूरे सीरिया से। वो आपसे पूछे कौन सी सीरिया? असाद की सीरिया या आज के असाद की सीरिया? यहाँ पे टोटल कंफ्यूजन है, जैसे आपने कहा, एक्सिस की वजह से, नाम की वजह से।
वो यही पूछेंगे सवाल, किस सीरिया को बचाना है। हम्म। पुरानी सीरिया, पुराना शाम, वो तो आज से 50 साल पहले खत्म हो गया। उसके बाद आया स्टेबलाइज हुआ, पूरा डिस्टेबलाइज किया गया, फिर स्टेबलाइज, उसको पूरा दुनिया ने माना। अब अचानक ये बाप बेटे दोनों साथ, काफी रास्ता तो तकरीबन राष्ट्रीय जी बिल्कुल रास्ता छोटे भी सिविल रिपब्लिक की चलती है। तो ये हुआ, उसको सब लोगों ने माना, बात की, एम्बेसडर से तो साथ में लाते थे, सल्यूट मिलता था। अभी नई रेजिम को, अभी मैं बता रहा था, आपने भी बोला था कि इनके एम्बेसडर्स को, इनके फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन सेक्रेटरी को, इनके स्पोक्समैन और फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनको सब इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, दूसरे देश सलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कॉफी पे बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति डिफेंस मिनिस्टर उनसे बात कर रहे हैं। तो ये तो सेमी रिकग्निशन है, मगर पूरी रिकग्निशन तो नहीं है। रिकग्निशन आएगी उसकी क्या ज्योग्राफी है, उस बात होगी, क्या ये लोग देश तरक्की पे हावी होंगे, क्या पटिए आप अपना पुरुषों को मारने की चक्कर में क्यों आप नुकसान करते हैं। क्या इजराइल से कहेंगे क्या हो गया काफी, अब देश को दोबारा पनपने दो, सिविलियंस को आने दो, फौज के ऊपर, फौज को पूरा बनने दो या ना बनने दो, ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहेगा कि कोई भी सीरिया उसकी फौज अच्छी हो। इजराइल फौज कब्जों में अपना मारेगा। और जो ये पुराने टेररिस्ट नए हाकिम आए हैं, इनको किसी ने आर्म्स दिए थे ना, किसी ने हथियार रखे नहीं तो दी थी, टैंक तो दिए थे, टैंक तो रखते पर रहा था। तो उसको जिन्होंने हथियार दिए थे, किस तरीके के दिए थे, अब उसको दोबारा दिया हम अपने आप को करने के लिए, आर्मी को दोबारा अपने आप को रिकू करने के लिए, ताकि और कोई डिफेक्ट ना हो। सत्य की निगह की बात है। आज की तारीख में तो जैसा आपने कहा, इसके सब आसपास के चूहे इसको, इस गोल सीरिया को कुतर चुके हैं चारों तरफ से। जी 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 जी, बड़ी अजीब सूरत हाल है, और चीजें आने वाले वक्त में जिस तरफ रुख इख्तियार करेंगे, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जॉन दयाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने भारत के बारे में भी बताया कि भारत की भी बहुत ही पोजीशन क्लियर सी नजर नहीं आ रही है कि ये किस तरफ जाएंगे, क्या होगा। लेकिन अभी तक जो एक जो नैरेटिव है वो इजराइल के साथ, और इजराइल को हथियार देने, इजराइल में हमारे हजारों वर्कर्स पहुंच चुके इसी जंग के दौरान, ये सारी तब्दीलियां हमने होती देखी हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं भारत से मुताबिक? इजराइल का हर रोज लोग जा रहे हैं, जी जी, मजदूर हर रोज जा रहा है लड़ाई के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे नौकरियां है नहीं। जी जी, तनख्वाह मोटी दे रहे हैं वो। यहाँ पे नौकरी नहीं है, इसलिए लोग अपनी जरूरत के लिए अपनी जान का एक तरह से खतरे में डाल करके जंग की हालत में वहां जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आप हमारे लिए वक्त निकाल देते हैं, वक्त दे देते हैं, हम उसके शुक्रगुजार हैं। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि बहुत ही गहराई से मालूमात, और सीरिया के बारे में जो कुछ आपने कहा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको अभी वक्त लगेगा समझने में, स्टेबलाइज होने में, दुनिया किस तरह से उस सरकार को कबूल करती है, ताल्लुक कैसे बनाती है, क्या वाकई वो फौजी ताकत बन पाएगा फिर से, क्या इजराइल बनने देगा, क्या ये अमेरिका, तुर्की, अरब, ये सब उसको एक फौजी ताकत बनने देंगे, इसकी उम्मीद अभी बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। आने वाला वक्त जैसा होगा हम जरूर आपको अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।